न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जून 2026 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे सप्ताह के मौसम की। यानी कि 22 जून से लेके 30 जून या 1-2 जुलाई के बीच देश भर में मौसम कैसा रह सकता है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं, कहाँ पर मानसून के आगे के बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर हम मानसून की बात करें तो लगभग पिछले 10-12 दिनों से मानसून एक ही जगह पर अटका हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के मुंबई से नीचे के इलाके होते हुए तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ भाग, झारखंड होते हुए बिहार तक इसकी नॉर्दर्न लाइन जा रही है। इसके अलावा जो उत्तर भारत है वहाँ पर लगातार WT का प्रभाव बना हुआ है, तो पहाड़ों पर WT के आने की वजह से मैदानी भागों पर कमज़ोर सर्कुलेशन बन रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मैदानी राज्यों में, चाहे वो उत्तरी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान या मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये बारिश की गतिविधियाँ प्री मानसूनी है। मानसूनी गतिविधियाँ अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना तक ही सीमित दिख रही हैं। अगर हम मानसून के आगे बढ़ने की बात करें तो मानसून लगातार 10-12 दिनों से एक ही जगह पर अटका हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी पर आमतौर पर बनते हैं, वो अब फ़िलहाल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में उम्मीद दिख रही है कि जून के आखिरी में, यानी कि 29 और 30 जून के आसपास लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसकी वजह से जब ये लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो ये अंदर की तरफ आएगा और नमी को अंदर की तरफ लेकर आएगा, जिसकी वजह से मध्य और उत्तर भारत पर भी बारिश की गतिविधियाँ जून के आखिर में शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ मानसून भी जल्दी आगे बढ़ने की संभावनाएं इस सिस्टम से बनेंगी। अब आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के दौरान उम्मीद दिख रही है कि महाराष्ट्र में मुंबई से लेके चाहे वो मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा या विदर्भ, इन सभी भागों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पूरब के रास्ते छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी बादल पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश बढ़ सकती है। अगर हम प्री मानसूनी एक्टिविटी की बात करें तो गुजरात के पूर्वी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर सामान्य से ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। यानी कि जो आमतौर पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आंधी के साथ प्री मानसूनी एक्टिविटी में दिखाई देती हैं, उस तरह की बारिश यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। यानी कि जो मानसून के दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक उसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के पूर्वी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भागों पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो पंजाब के इलाके हैं, साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ प्री मानसूनी एक्टिविटी के दौरान देखने को मिली हैं। वरना आमतौर पर देखने को मिलता है कि प्री मानसूनी एक्टिविटी आंधी या हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही देखने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि जो इस समय एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो बारिश के लिए अनुकूल बनी हुई है। यानी कि एटमॉस्फेयर में जहाँ पर बादलों का निर्माण होता है वहाँ पर नमी अच्छी मात्रा में बनी हुई है। यही वजह है कि प्री मानसूनी एक्टिविटी के दौरान अब काफ़ी कई जगहों पर ऐसी हैं जहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी गई। इसीलिए हमारा अनुमान है कि पूरे मानसून सीज़न के दौरान, यानी कि जुलाई और अगस्त में अगर लो प्रेशर एरिया बनते हैं तो सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ पूरे भारत पर देखने को मिल सकती हैं और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। विशेष रूप से इस साल हमें उम्मीद दिख रही है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा तो जो नमी अधिक मात्रा में बनी हुई है उसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगर जुलाई अगस्त के दौरान लो प्रेशर एरिया सही ठीक ठाक बनते हैं तो मानसून का जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य तौर पर पहुँच सकता है। यानी कि 105 से लेके 108 या 9% तक मानसून सीज़न के दौरान और उसका मानसून वर्षा का प्रतिशत रह सकता है। लेकिन अगर लो प्रेशर एरिया की स्थिति यही रहती है जैसे इस समय बनी हुई है, काफ़ी देर लंबे अंतराल के बाद लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं, तो मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। इसके अलावा कमज़ोर मानसून के लिए अल नीनो को भी ज़िम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है और पूर्वोत्तर और बिहार के पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो उससे उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के महीनों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पूरे भारत के राज्यों पर दिखाई दे सकती हैं। अगर हम पिछले कई दशकों के अल नीनो ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साल 1982 में इस वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, तो उस समय मानसून का प्रतिशत 88.6% रहा था।
इसी तरीके से अगर हम 1986 की बात करें तो उस समय भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो था, तब मानसून का प्रतिशत और रेनफॉल 84.00 दर्ज किया गया था। इसी तरीके से 1987 में भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो यानी कि लगातार 2 साल तक अल नीनो कंडीशन बनी रही 1986 में से लेकर 1987। तो उस समय भी मानसून का प्रतिशत 85.7 रहा। और उस समय अगर हम देखें तो 1987 में मानसून दिल्ली 26 जुलाई को यानी कि 26 अगर हम देखें तो 1987 में मानसून दिल्ली में 26 जुलाई को पहुंचा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लगभग जो मानसून का आमतौर पर जो दिल्ली पहुंचने की डेट है वो 29-30 के आसपास उस समय मानी जाती थी। लेकिन और अल नीनो के प्रभाव की वजह से आप देख सकते हैं कि 1987 में 26 जुलाई को यानी कि लगभग 1 महीने देरी से मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1991 में भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मानसून है वो नॉर्मल के करीब 98.6% बना हुआ था। तो 1994 में भी मध्यम दर्जे का अल नीनो था। तो उस समय आप देख सकते हैं कि सामान्य से बहुत ज़्यादा यानी कि 113% मानसून दर्ज किया गया था। इसी तरीके से 1997 में वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो था, तब भी मानसून का प्रतिशत 100.2 यानी कि नॉर्मल के करीब रहा। लेकिन 2002 में आप देख सकते हैं मध्यम दर्जे का अल नीनो था। तो उस समय मानसून 79.1% यानी कि काफ़ी कम मानसून का प्रतिशत रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1994 में भी मॉडरेट किस्म का रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मानसून का प्रतिशत वो 113% रहा था। लेकिन 2002 में मॉडरेट अल नीनो रहा, लेकिन तब प्रतिशत मानसून के वर्षा का प्रतिशत कितना गिरावट देखी गई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2002 में जो दिल्ली में मानसून है वो भी 19 जुलाई के आसपास पहुंचा था। और उस समय हमें याद है कि जुलाई के महीने में भी मौसम इस तरह के उत्तर भारत में साफ बना हुआ था, जिस तरीके से मई और जून के महीने में पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहता है। कहीं पर भी बादलों निर्माण या बारिश की गतिविधियों का नामो निशान नहीं था। 15 जुलाई के बाद कहीं जाकर बादलों का आगमन शुरू हुआ और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2004 में वीक अल नीनो था, यानी कमज़ोर अल नीनो था। उसके बावजूद बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी यानी कि 87% दर्ज की गई। 2006 में भी कमज़ोर अल नीनो था, लेकिन मानसून नॉर्मल रहा। इसी तरीके से 2009 में मॉडरेट किस्म का अल नीनो था, तब बारिश का प्रतिशत भारत में 91.7 रहा। हालांकि मानसून जो 5 जुलाई के आसपास ही दिल्ली में पहुँच चुका था। इसी तरीके से अगर हम 2006 की बात करें तो 2006 में भी 6 या 7 जुलाई के आसपास मानसून ने दस्तक दी थी। अगर हम देखें तो 2014-15 उस समय भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो था। तो 2014 में जो मानसून का प्रतिशत है वो 88 के करीब रहा था, जबकि 2015 में 87.3 यानी कि लगातार 2 साल तक 2014-15 में अल नीनो कंडीशन बनी रही। 2000 उसके बाद 2018 में कमज़ोर अल नीनो रहा, तो मानसून का प्रतिशत 91.0 दर्ज किया गया। और साल 2023 में 2023 में स्ट्रॉन्ग अल नीनो रहा। और उसमें आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियाँ जुलाई में तो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन अगस्त के महीने में मानसून में काफ़ी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से मानसून का प्रतिशत गिरकर 95 जिसकी वजह से मानसून का प्रतिशत गिरकर 95.0 रह गया। यानी कि अगर हम मानसून 2023 की बात करें तो 2023 में जून और जुलाई में तो काफ़ी अच्छी बारिश की स्थितियाँ देखने को मिली थी, लेकिन अगस्त के महीना लगभग ज़्यादातर भागों में भारत के ज़्यादातर भागों पर शुष्क गया था। तो जिसकी वजह से जुलाई और जून में तो सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन अगस्त में बारिश में काफ़ी कमी होने की वजह से इसका मानसून का प्रतिशत नीचे ही पहुंच गया। अब अगर हम आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आने वाले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो उसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा और भारी बारिश की स्थितियाँ पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत तक दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस लो प्रेशर एरिया की वजह से बिहार के उत्तरी इलाके, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों पर बारिश में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया नमी को अपनी तरफ खींचकर मध्य और उत्तर भारत की तरफ पहुँचा देगा। साथ ही साथ जब लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो पूरे कोंकण, गोवा से लेकर गुजरात के तटीय इलाके, कर्नाटक और केरल, इन सभी भागों पर भारी बारिश की स्थितियाँ दिखाई देंगी। अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो फिलहाल कोई बड़ा वेदर सिस्टम भारत के लैंड रीजन पर बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जो एक सर्कुलेशन झारखंड उसके आसपास देखा जा सकता है, उससे एक टर्फ रेखा कर्नाटक तक बनी हुई है।
इसके अलावा पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और कमज़ोर सा सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भाग उसके आसपास के भागों पर देखा जा सकता है। तो उस सर्कुलेशन की वजह से बादलों का निर्माण आपने देखा होगा कि राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ डब्ल्यूडी की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर सर्कुलेशन की वजह से पूरे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों पर घने बादलों का निर्माण हो रहा है और भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर पिछले 2 दिनों के दौरान देखने को मिली हैं। अब अगर हम 22 जून के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आज बारिश की गतिविधियाँ सबसे अधिक जो संभावनाएं दिख रही हैं वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरीके से यहाँ पर पहुँच रही हैं, तराई में हिमालय से टकराकर बिहार तक, झारखंड तक पहुँच रही हैं। तो उस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार पर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ जब ये बादलों का निर्माण यहाँ पर होगा तो हो सकता है कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तरफ भी रुख करें। तो उस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उसके आसपास के भागों से लेके सुल्तानपुर और इधर वाराणसी, प्रयागराज तक, सोनभद्र तक, इन सभी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव नेपाल की पहाड़ियों पर भी दिखाई देगा और जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाका है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ 22 और 23 तारीख के आसपास तक बन रही हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम रुख करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, इन सभी भागों पर भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव यहाँ पर पहुँचेगा। तो उस वजह से भी यहाँ पर दोपहर बाद बादलों का निर्माण हो सकता है। कई जगहों पर मध्यम और एक दो जगह पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तरी भाग, महाराष्ट्र पर भी लगातार मानसून की हवाएं और लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो उस वजह से मुंबई, उसके आसपास के भागों से लेकर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो छिटपुट जगहों पर बादलों के पैच पहुँचेंगे और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, जिसकी वजह से गर्मी से राहत लोगों को मिल सकती है। यही सिमिलर कंडीशन मध्य प्रदेश पर भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर प्री मानसून एक्टिविटी की वजह से जो डब्ल्यूडी लगातार बने हुए हैं और सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, गुजरात के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी इलाके, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मानसून आ गया है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है उसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के बाकी ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। सिर्फ गुजरात के 20 से 10% भागों पर ही बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से राजस्थान के पश्चिम भाग, मध्य भाग, इन सभी भागों पर मौसम ज़्यादातर इलाकों में शुष्क रहेगा। एक दो जगहों पर कुछ समय के लिए बूंदाबांदी या आंधी देखने को मिल सकती है। उत्तरी भागों पर लगातार टर्फ जो बनी हुई है, तो उसी वजह से राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, इन सभी भागों पर बादलों का निर्माण होगा दोपहर बाद और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जो बादलों का निर्माण राजस्थान के पूर्वी उत्तरी भागों पर होगा तो उस वजह से उसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भाग और दिल्ली पर भी दिखाई देगा। जो बादलों का अवशेष हैं वो हरियाणा और दिल्ली तक पहुँचेंगे, तो उस वजह से कुछ दिल्ली के इलाकों पर भी बूंदें वगैरह गिर सकती हैं और बादल छाने की वजह से लोगों को राहत कुछ समय के लिए गर्मी से मिल सकती है। पहाड़ों पर लगातार डब्ल्यूडी के प्रभाव की वजह से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, श्रीनगर और राजौरी, उसके आसपास के भाग, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, शिमला, उसके आसपास के भागों पर भी कई जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। सिमिलर कंडीशन उत्तराखंड पर भी दिखाई देगा। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, उसके आसपास के भागों पर भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। नीचे की दक्षिण में अगर हम चलें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मानसून एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं 22 और 23 जून के आसपास भी लगभग सिमिलर कंडीशन रहेगी। जो महाराष्ट्र का कोंकण गोवा इलाका है, यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है।
यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। धीरे धीरे मानसून भी हो सकता है कि यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाए। मध्य प्रदेश राजस्थान पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और सिमिलर कंडीशन हमें राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी दोपहर बाद बादलों का निर्माण होता रहेगा। पूर्व उत्तर और पूर्वी भारत पर लगातार सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। इसके अलावा नीचे भी लगभग सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं हैं। याद रख सकते हैं 23 और 24 तारीख के आसपास हो सकता है कि सर्कुलेशन का निर्माण बंगाली की खाड़ी के उत्तरी भागों पर हो जाए, तो उस वजह से बारिश की गतिविधियाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ झारखंड के उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। रोज़ ये कहीं ना कहीं घने बादलों का निर्माण होगा। अब जो भारी बारिश गतिविधि देते हुए पूर्व पश्चिम की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो उस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी हमें लगातार बारिशें होने की संभावनाएं दिख रही हैं। धीरे धीरे मानसून की हवाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश की तराई वाले के रास्ते उत्तराखंड और उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर दोपहर बाद बादलों का निर्माण हो सकता है। ये आप देख सकते हैं 24 और 25 तारीख के आसपास बारिश यहाँ पर बढ़ने लगेगी, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाली की खाड़ी के आसपास बन जाएगा और वो इंटेंसिफाई होने रहेगा। तो उस वजह से भारी बारिश की गतिविधि इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों पर पहुँचने लगेंगी। तो उस सर्कुलेशन की वजह से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ इस सर्कुलेशन के प्रभाव से वजह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग इन सभी भागों पर भी बादलों का निर्माण होगा। बारिश की गतिविधियाँ दोपहर बाद यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। मध्य प्रदेश पर भी हो सकता है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिले। 25 और 26 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर और पूर्वी भारत में और मध्य भारत पर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उस वजह से विदर्भ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग, उड़ीसा इन सभी भागों पर कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ जो हो सकता है कि 25 और 26 तारीख के आसपास मानसून गुजरात के इलाकों को टच करते हुए इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाए, तो उस वजह से विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा इन सभी भागों पर भारी बारिश का दौर हमें उम्मीद दिख रही है कि 24 जून से लेके शुरू हो सकता है। तो उस वजह से 24, 25 और 26 जून के आसपास भारी बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के कोंकण गोवा इलाके से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके केरल पर दिखाई दे सकती हैं। गुजरात पर भी घने बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं बन रही हैं और कई जगहों पर बारिश का दौर यहाँ पर भी शुरू हो सकता है। उत्तर भारत की रुख करें तो जो मानसून की उत्तर भारत की तरफ देखें तो राजस्थान के मध्य भागों से लेके और पूर्वी भाग और पंजाब, हरियाणा इन सभी भागों पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव हो सकता है यहाँ पर पहुँचने लगे। तो जब मानसूनी हवाएं नमी पहुँचेगी तो उस वजह से दोपहर बाद यहाँ पर भी बादलों का निर्माण होगा और कई जगहों पर तेज़ बारिश के लिए तो कई जगहों पर हल्की बारिश देने वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। पहाड़ों पर भी नेपाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी की हवा का प्रभाव बढ़ेगा, तो उत्तराखंड से लेके हिमाचल और जम्मू कश्मीर इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। 26 और 27 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। जो बारिश की गतिविधियाँ हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात इन सभी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। और हो सकता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियाँ पहुँच जाएँ। 28 और 29 तारीख के आसपास हमें उम्मीद दिख रही है कि जो लो प्रेशर एरिया है वो उड़ीसा और जो बंगाल की खाड़ी का एरिया है उसके आसपास डेवलप हो सकता है। तो उस वजह से जो हवाएं हैं इस तरीके से महाराष्ट्र के तटीय इलाके, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों को पार करते हुए इस तरीके से लो प्रेशर एरिया को पूरा करेंगी। तो लो प्रेशर एरिया की तरफ जब तेज़ी से आएंगी तो यहाँ पर ऑफशोर तरफ एक्टिव होगी, अब जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ मुंबई को पूरे कोंकण गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल के तटीय भागों पर दिखाई देंगी, जबकि आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। कुछ जगहों पर हमें उम्मीद दिख रही है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों पर भी घने बादलों का निर्माण हो सकता है। भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया इसके आसपास ही बना हुआ होगा। इसी तरीके से इस लो प्रेशर एरिया की वजह से जो टर्फ है
वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं महोबा, उसके आसपास के भागों से लेके बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज तक, इन सभी भागों पर जो उत्तर प्रदेश के निचले दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जो टर्फ रेखा है वो यहीं से होकर गुजर रही होगी। इसी दौरान उम्मीद दिख रही है कि राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, ग्वालियर और उसके आसपास के भागों पर भी घने बादलों का निर्माण हो सकता है और कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। गुजरात पर भी भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों पर भी तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 28-29 तारीख के आसपास शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर भी जो तराई के रास्ते नमी पहुंचेगी, तो उस वजह से भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादलों का निर्माण हो सकता है। सिमिलर कंडीशन पहाड़ों पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर भी भारी बारिश देने वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। कई जगहों पर, एक दो जगहों पर बादल फटने की घटनाएँ भी पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों पर जब लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो वो नमी को इस तरीके से घुमाने लगेगा। जब ये नमी को अपनी तरफ खींच लेगा तो उस वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों पर जो बारिश में है वो काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर कई दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। उस वजह से यहाँ पर सुधार होने की संभावनाएँ 28-29 जून के आसपास बनेंगी। ये आप देख सकते हैं 29 और 30 तारीख के आसपास लो प्रेशर एरिया की वजह से पूरे मध्य या उत्तर भारत और पूर्वी भारत पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर लेंगी, क्योंकि जो मानसून की जो अक्षीय रेखा है, क्योंकि जो टर्फ रेखा है वो इस तरीके से गुजरेगी, तो उस वजह से टर्फ के आसपास ही भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। साथ ही साथ गुजरात पर 28 जून से लेकर 30 जून के बीच सर्कुलेशन कम बन सकता है। यहाँ से उत्तरी हवाएं इस तरीके से आएंगी और नीचे से अरब सागर की हवाएं इस तरीके से मानसून की हवाएं आएंगी। तो जब दोनों हवाओं का मिलन होगा तो यहाँ पर सर्कुलेशन का निर्माण होगा और भारी बारिश की स्थितियाँ गुजरात के भागों पर दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा जो गुजरात के तटीय इलाकों से लेकर पूरे पश्चिमी घाट पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया लगातार मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचता रहेगा। इसके अलावा विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी बादलों का निर्माण होता रहेगा और बारिश की स्थितियाँ कई जगहों पर यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं IMD के न्यूमेरिकल मॉडल के अनुसार बारिश की गतिविधियाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर ही दिखाई देंगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों पर और बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में बारिश में कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो हवाओं को इस तरीके से अपनी तरफ मोड़ लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस वजह से जो बंगाल की खाड़ी थी लगातार हवाएँ पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ रुख कर रही थी, वो उसमें कमी आ जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। जबकि जो पूर्वी भारत है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पहाड़ों पर, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि टर्फ रेखा इस तरीके से गुजरेगी। तो जो टर्फ के आसपास हैं वहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस मॉडल के अनुसार भी जो कोंकण गोवा का इलाका है, मुंबई से लेके पूरे पश्चिमी घाट पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो गुजरात और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग भाग है, जो मैंने सर्कुलेशन बताया था, वो सर्कुलेशन ये आप देख सकते हैं मॉडल में दिख रहा है। तो उस सर्कुलेशन की वजह से गुजरात के इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएँ 28 जून से लेके 30 जून के बीच बनी हुई हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश के कारण जिसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।